हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिया एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है प्रचिता गुप्ता और जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में जेनेटिक्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ रहे थे, चलिए आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले कंटिन्यू करने के पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लिया जाए। तो लास्ट टर्न पे हमने आपको बताया था जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें सबसे पहले हमने बात किया था कि व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज वेरिएशन या फिर कॉज ऑफ वेरिएशंस क्या होते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। इसी के साथ साथ हमने आपको बताया था कि जीन क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है और इन सब में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? आगे देखिए, हमने बताया था आपको जीन्स क्या होते हैं, साथ में डोमिनेंट जीन्स क्या होते हैं और रेसेसिव जीन्स क्या होते हैं। लास्ट टर्न पे यहां तक हम पहुंच चुके थे, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन तक। तो चलिए आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ जाता है वो होता है अलील्स क्या। तो व्हाट आर अलील्स? तो देखेंगे आप कि अलील्स अल्टरनेटिव फॉर्म, अलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन्स, ये एम होगा। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड एज allele. It is present at the same location on the homologous chromosome. अब देखिए क्या होता है, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं तो यहां देखिएगा, अगर मान लीजिए ये आपका एक जीन है, ठीक। अभी तक आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि आपकी बॉडी में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 2n इक्वल टू 46 होता है, ठीक है। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इस 46 को आप 23 पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस हर पेयर का एक जीन जो है वो आपके फादर से आपको रिसीव होता है और जो दूसरा जीन होता है वो आपकी मदर से आपको रिसीव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर हम बोलें कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, सपोज करिए क्रोमोसोम नंबर 5 है, ठीक है। तो ये वाला क्रोमोसोम जो है मदर का क्रोमोसोम नंबर 5 है जो आपको रिसीव हुआ है। ये वाला क्रोमोसोम नंबर 5 जो है वो फादर का क्रोमोसोम नंबर 5 है जो आपको रिसीव हुआ है। अब अलील क्या होते हैं? इसी क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक प्लांट की बात कर दें, क्योंकि आपको आगे प्लांट के बारे में पढ़ना है। अगर हम एक प्लांट का कैरेक्टर ले लें, उसकी हाइट का, ठीक है, उसकी हाइट का, तो हाइट जो होती है प्लांट की, पी प्लांट की अगर बात करें तो ये दो हाइट का हो सकता है। इधर इट कैन बी टॉल और इट कैन बी डॉर्फ। या तो पी प्लांट एक टॉल हो सकता है या तो ये डॉर्फ हो सकता है। तो इस टॉलनेस और डॉर्फनेस के आपके जीन्स कहां प्रेजेंट होंगे? ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, जिस जगह पे यहाँ पे इसकी हाइट का जीन प्रेजेंट होगा। सपोज करिए टॉल वाला जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज करिए टॉल वाला जीन्स इस क्रोमोसोम के इस लोकस पे प्रेजेंट है, तो इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म, अब ये आपका सेम भी हो सकता है, ये कैपिटल टी भी हो सकता है, ये स्मॉल टी भी हो सकता है। लाइकवाइज यहाँ पे भी कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। अब सपोज करिए हम एक जगह टॉल वाला ले लेते हैं, कैपिटल टी ले लेते हैं, एक जगह हम डॉर्फ ले लेते हैं, स्मॉल टी ले लेते हैं। देखिए भाई, हमने सपोज करिए यहां ले लिया कैपिटल टी और यहां ले लिया स्मॉल टी। देखिए लिखा है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ये क्या है? एक जगह कैपिटल टी है, एक जगह स्मॉल टी है। अल्टरनेटिव फॉर्म है सेम जीन के, वो जीन क्या है? आपकी हाइट का जीन है, ठीक। तो इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड एज अलील। मतलब अगर आपने एक ये कंडीशन ले लिया या आपने ये कंडीशन ले लिया या आपने ये कंडीशन ले लिया, ये क्या है? ये एक जीन है, क्योंकि जीन ऑलवेज अकर्स इन पेयर। लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल की बात करें तो इसको क्या बोल देंगे? अलील। अगर हम सिंगल सिंगल की बात करें तो इसे क्या बोल देंगे? अलील। सिंगल सिंगल की बात करें तो क्या कहलाएगा?
allele. ठीक है, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड एज allele and it is present at the same location. देख रहे हैं आप, यहाँ पे इस जीन पे जिस लोकेशन पे यहाँ प्रेजेंट है, एग्जैक्टली इसके पेयर में उसी लोकेशन पे दूसरा अलील भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, आगे चला जाए. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जीन्स फॉर द हाइट इज टॉल कैपिटल T एंड डॉर्फ स्मॉल t. हियर T एंड T मतलब कैपिटल T एंड स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t आर कॉल्ड allele. ये allele है फॉर द सेम कैरेक्टर विच इज हाइट. देख रहे हैं, ये कैपिटल T और ये स्मॉल t allele है फॉर द सेम कैरेक्टर विच इज कॉल्ड एज हाइट. क्लियर? चलिए आगे चलें. नेक्स्ट, व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, भाई जैसे एग्जांपल समझिए, जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट, इसको मैं पहले इरेज कर दूं. देखिए, जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट कैन बी कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t, एंड फॉर द डॉर्फ प्लांट इट इज स्मॉल t एंड स्मॉल t. देखिए, जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप का मतलब होता है उसके जीन्स में जाके या फिर उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप देखना. कैसे? भाई देखिए, आपको बताया डोमिनेंट और रेसेसिव अलील के बारे में, डोमिनेंट रेसेसिव जीन के बारे में. अगर इस तरह का प्लांट है, इस तरह का अगर उसके अंदर जीनोटाइप है तो भी ये टॉल होगा. ठीक है, अगर इस तरह का जीनोटाइप है, क्योंकि एक सिंगल डोमिनेंट अलील इज सफिशिएंट टू फॉर्म द डोमिनेंट फिनोटाइप, तो ये भी टॉल होगा. ठीक, लेकिन मान लीजिए हमने आपके सामने एक प्लांट रख दिया. ठीक, एक प्लांट रख दिया, क्या आप फिनोटिपिकली इस प्लांट को देख के बता पाओगे क्या कि इसके अंदर जीन ये वाले हैं या फिर ये वाले हैं? नहीं बता पाएंगे भाई, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन में आपको प्लांट कैसा दिखाई देगा? टॉल दिखाई देगा. तो जब आप फिजिकली इसे नहीं देख पाएंगे और जेनेटिकली आप इसके अंदर जाके इसकी जीन्स की स्टडी करेंगे और तब देखेंगे कि यहाँ कैपिटल T है या फिर कैपिटल T और स्मॉल t है, तब इसे बोलते हैं जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो क्या है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल, टॉल प्लांट के लिए कैपिटल T या फिर कैपिटल T स्मॉल t, and for the dwarf plant it is small t and small t. ठीक है, this is called as genotype. आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट में देखते हैं व्हाट इज फिनोटाइप. जीनोटाइप तो आपने देख लिया, जेनेटिक मेकअप होता है. व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड फिनोटाइप. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ वही चीज जो आपको पहले बताई है, सेम चीज देखिए. इस प्लांट की हाइट यहाँ तक है, इस प्लांट की हाइट भी यहाँ तक है, लेकिन भाई देखो ये कैपिटल T है, ये कैपिटल T स्मॉल t है. लेकिन अगर हम इसे हटा दें, क्या आप देख के बता पाएंगे कि यहाँ कैपिटल T है या फिर कैपिटल T स्मॉल t है? बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे. तो फिजिकल अपीयरेंस, जो चीजें आपको फिजिकली सामने दिखाई दे रही हैं, वो जो अपीयरेंस होता है उसे आप क्या बोलते हो? फिनोटाइप बोलते हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल, जीनोटाइप कैपिटल T भाई ये वाला, या फिर एंड कैपिटल T एंड स्मॉल t ये वाला, प्रोड्यूसेस टॉल फिनोटाइप व्हाइल स्मॉल t प्रोड्यूसेस द डॉर्फ फिनोटाइप. अगर यहीं पे हम एक प्लांट इतना छोटा बना दें, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है? डॉर्फ दिख रहा है. और क्योंकि आप जानते हैं डॉर्फनेस क्या है, एक रेसेसिव कैरेक्टर है, तो इसका जीनोटाइप यही होगा, ये पता होता है. लेकिन टॉल में आप फिजिकली देख के नहीं बता पाओगे कि इसका जीनोटाइप जो है वो कैपिटल T होगा या कैपिटल T और स्मॉल t होगा. क्लियर? इतनी बात क्लियर? चलिए आगे चलें. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आपकी है वो है F1 एंड F2 जेनरेशन. ठीक है, F1 एंड F2
जनरेशन। इसको बोलते हैं व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड। अच्छा, इसका दूसरा नाम होता है, एफ का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज फिलियल। ठीक है, फिलियल, FILIAL लिख देते हैं, ये लिखा है फिलियल जनरेशन। ठीक है, तो F1 इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F2 इज सेकेंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, तो देखिए व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड then their offspring are called as first filial और F1 generation। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, उनसे जो आपके फादर और मदर हैं वो क्या कहलाएंगे, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, when F1 generation are crossed then their offspring are called as second filial generation और F2 generation। आपके पेरेंट्स से आप हैं, ठीक है, कल को आपकी शादी होगी, अच्छे से पढ़ लिख लेना, अच्छा पार्टनर तभी मिलेगा। ठीक है, कल को जब आपकी शादी होती है उसके बाद जब आपके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, देखिए पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको हमने बोल दिया पेरेंट जनरेशन, उनके बीच में क्रॉस हुआ तो आपके फादर और मदर आए, फादर और मदर क्या कहलाए आपके, F1 जनरेशन। अब फादर और मदर के बीच में जब क्रॉसिंग हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो कौन आया, आप लोग आए, तो आप लोग क्या कहलाएंगे, F2 जनरेशन। अब कल को आपकी शादी होगी, आपके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो क्या कहलाएंगे, F3 जनरेशन या फिर थर्ड फिलियल जनरेशन। ग्रैंड पेरेंट को बोला पेरेंट जनरेशन, यहां समझ लीजिए ये आपके ग्रैंड पेरेंट हो गए, इनको बोला क्या, पेरेंट जनरेशन। ठीक, इससे आपके मदर आए, फादर आए, भाई मदर अलग पेरेंट से, फादर अलग पेरेंट से आए। ठीक है, ये आपकी मदर को बना दें, इनके भी चलिए भाई बहन बना देते हैं, थोड़े से आपके मामा बना दिए, यहाँ पे इनके भी एक मदर फादर थे। ठीक है, ये सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, समझ लीजिए ये वाला सिंबल, ये सिंबल मेल के लिए यूज हो रहा है, ये सर्कल जो है फीमेल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये आपके समझ लीजिए दादा दादी हैं, ये आपके नाना नानी हैं, दादा दादी से आपके क्या आ गए, पापा आ गए, नाना नानी से कौन आ गया, मम्मी आ गई। ठीक, तो ये पेरेंट जनरेशन है, ये वाली लाइन पूरी क्या है, पेरेंट जनरेशन है। ये वाली जो उनकी पहली ऑफस्प्रिंग है ये क्या है, F1 जनरेशन है। अब इसके बाद आपके फादर मदर की शादी हुई, इससे जो आप लोग आए, आपके सिबलिंग्स आए, ये सारे क्या हो जाएंगे आपकी F2 जनरेशन। ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, पेरेंट्स F1 जनरेशन, आप लोग F2 जनरेशन, कल को आप लोग की शादी होगी, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उन्हें क्या बोल देंगे, F3 जनरेशन। ठीक है, F3 जनरेशन। तो जब दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस कराया जाता है, जब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो उनकी पहली जो ऑफस्प्रिंग आती है, पहली जो जनरेशन आती है, उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। और फिर जब F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस होता है तो जो जनरेशन आती है उसे क्या बोलते हैं, सेकेंड फिलियल जनरेशन या फिर F2 जनरेशन। आई बात समझ में, आई बात, चलिए आगे चलें। नाउ योर थर्ड टर्म, मतलब इसके बाद वाला टर्म जो है इसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है, म्यूटेशन इज permanent change in the genetic material of a cell of living organism। और ध्यान रखिएगा जो म्यूटेशन होता है इट इज अ हेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल होता है मतलब ये प्रोजेनी में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक, अब मान लीजिए क्या लिखा है, म्यूटेशन इज अ परमानेंट चेंज। म्यूटेशन अगर किसी की बॉडी में हो गया तो ये परमानेंट चेंज होता है उसकी बॉडी में in the genetic material of a cell of a living organism। for example, एक सिकल सेल एनीमिया है, एक डिजीज होती है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, समझिए सिकल सेल एनीमिया है। ठीक, नॉर्मली आपकी आरबीसी का शेप जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, नॉर्मल आपकी आरबीसी जो है ओवल शेप की होती है, बाइकॉनकेव होती है। जैसे ही म्यूटेशन हो जाता है, एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो बता दूं, ग्लूटामिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू वैलिन, जिसकी वजह से ये जो आरबीसी का शेप होता है वो कुछ ऐसा सा हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज परमानेंट चेंज, दिस इज परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज, और इसे क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। क्योंकि जो आरबीसी होती है
वो सिकल शेप की हो जाती है। ठीक, अच्छा लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हार्मफुल हो। भाई ये डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल हो। इट इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल, हमेशा हार्मफुल नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि कुछ म्यूटेशन हुआ और उससे हमारे अंदर कुछ अच्छे चेंज आ गए, कुछ पॉजिटिव चेंज आ गए, तो म्यूटेशन वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव म्यूटेशन होगा, हार्मफुल नहीं होगा, बेनिफिशियल म्यूटेशन होगा। ठीक है, तो म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल नहीं हो सकता है, इट कैन बी बेनिफिशियल एज वेल। क्लियर? चलिए आगे चलें। नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी है कि अच्छा म्यूटेशन के बारे में और थोड़ी चीजें हैं। इट हैपेंस ड्यू टू इनएक्यूरेट डीएनए कॉपिंग, एनवायरमेंटल फैक्टर, यूवी लाइट एंड स्मोकिंग। भैया स्मोकिंग मत करना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बोल दोगे कि मैम आपने बोला बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी तो हो सकता है। ये सारी चीजें आप लोग मत करिएगा। ठीक है, अच्छा ये म्यूटेशन आपको पता है जो डीएनए होता है वो जब रिप्लिकेशन होता है, कल ही बताया है, जो डीएनए होता है रिप्लिकेशन के टाइम पे अपनी एक कॉपी बनाता है। ठीक, एस फेज याद करिए, जब इसके पहले मैंने आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ाया है, उसमें जो सेल साइकिल का एस फेज होता है उसने बताया था नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, बीच में नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, ये बेसिक जेनेटिक्स है कि ए ऑलवेज पेयर विद द टी, ठीक है, जी ऑलवेज पेयर विद द सी। ठीक है, ये चीज होती है, ए ऑलवेज पेयर विद द टी और जी ऑलवेज पेयर विद द सी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से ये जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो सकता है। हो सकता है कि ए जो है वो पेयर कर जाए आपके सी के साथ। ठीक है, कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो ये भी आपका क्या करता है, म्यूटेशन को कॉज करता है। ठीक है, डीएनए कॉपिंग के टाइम पे म्यूटेशन हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है, यूवी लाइट, यूवी रेडिएशन की वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। भाई ज्यादा यूवी लाइट आपके लिए हार्मफुल है, जैसे ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह होते हैं, वहां पे आपका स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो एक्स रेज, यूवी रेज ये सब यूज की जाती है। उस टाइम पे आपको अंदर एंट्री अलाउड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये आपको कैंसर तक कॉज कर सकता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं कैंसर तक कॉज कर सकती है, म्यूटेशन के वजह से ही। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से ही ये कैंसर कॉजिंग भी होती हैं। तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, और यूवी लाइट वगैरह जो है वो भी आपका म्यूटेशन करवा सकता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, भैया म्यूटेशन हो जाता है। और भी सारी चीजें होती हैं इसकी वजह से, और भी हार्मफुल चीजें होती हैं, लेकिन म्यूटेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल है म्यूटेशन इन ब्लड क्लॉटिंग जीन्स कॉज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज। ठीक है, हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी कट लग जाएगा तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। रीजन ये होता है, रीजन समझ लीजिए, रीजन ये होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एक कैस्केड मैनर में काम करते हैं। कैस्केड मैनर का मतलब होता है, सपोज करिए अगर एक एंजाइम एक्टिवेट हुआ ए, तो वो एक्टिवेट करेगा बी को, ये बी एक्टिवेट करेगा सी को, ये सी एक्टिवेट करेगा डी को, एंड सो ऑन। एक कैस्केड मैनर में काम करते हैं। सपोज करिए यहां से किसी एक भी, मान लीजिए सी वाले एंजाइम में हो गया म्यूटेशन, ठीक, सी वाले में हो गया म्यूटेशन। अब ये सी वाले म्यूटेशन हो गए तो क्या ये डी को एक्टिवेट कर पाएगा? नहीं। क्या इसके आगे की चीजें एक्टिवेट होंगी? नहीं। क्या ब्लड की क्लॉटिंग हो पाएगी? नहीं। यही रीजन होता है हीमोफीलिया, मतलब यही चीज होती है आपके हीमोफीलिया में, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, थोड़ा सा भी कट लगेगा, ब्लड हमेशा आपका बहता रहेगा, कभी भी उसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, कोगुलेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? ब्लीडर्स डिजीज, मतलब ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है, वहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी है व्हाट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है सेम टाइप, ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक,
सेम टाइप के यहाँ पे आपके होते हैं क्या, देखिए, एन इंडिविजुअल हैविंग द आइडेंटिकल जीन responsible for a specific character is called as homozygous. For example, for tall it is capital T capital T, for dwarf it is small t and small t. देख रहे हैं भाई, टॉल प्रोजनी जो होती है, अभी आपने पढ़ा दिस कैन बी कैपिटल टी या फिर इट कैन बी कैपिटल टी यानी स्मॉल टी, दोनों ही हो सकता है। लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में दोनों जो होते हैं सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। इट शुड बी ईदर कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इट कैन बी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अगर ये कंडीशन आती है तो दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस, सॉरी टी है ये। अगर ये कंडीशन आती है तो दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, भाई देखो अलग तरह के हो गए ना, एक टॉल वाला हो गया, एक डॉर्फ वाला हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर दोनों सेम टाइप के हैं, कैपिटल डोमिनेंट या फिर रेसेसिव, क्या बोलेंगे इसे, होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट आपका देखिए लास्ट टर्मिनोलॉजी है ये, इसे देखते हैं, हेट्रोजाइगस। हालांकि बता दिया पर एक बार देख लें। An individual having different gene responsible for a specific character is called as heterozygous. A heterozygous tall plant is represented as capital T and small t. Homozygous में आपने देखा सेम टाइप का होना चाहिए, either both the gene will be dominant or recessive, और heterozygous में dissimilar होने चाहिए, एक डोमिनेंट हो गया तो एक रेसेसिव हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया और ये होमोजाइगस हो गया। ठीक, इसके अलावा आपकी दो टर्मिनोलॉजीज और होती हैं, वो भी आपको आज ही क्लियर करा देते हैं। इसका नाम होता है, देखिए एक व्हाइट पेज, हाँ चलिए देखिए, ये जो दो टर्मिनोलॉजी है, एक का नाम होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो MONO, ठीक है, मोनोहाइब्रिड, मोनो मतलब क्या, सिंगल। अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं, अभी आप लोग मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, इसकी अगली क्लास में आपको मेंडल्स के लॉ पढ़ाएंगे, वहां पे आप देखेंगे मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। वो अपने एक मैथमेटिशियन थे, वो बायोलॉजिस्ट नहीं थे, उनका बैकग्राउंड जो था वो मैथमेटिक्स का था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया था, डेटा को एग्रीगेट किया था, डेटा की वजह से उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा था और हमें लॉस दिए थे आपके इनहेरिटेंस के, ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के दिए थे। वहां पे उन्होंने अलग अलग तरह के प्लांट को लेके क्रॉस कराया था, और उससे जो ऑब्जर्वेशन था, जो रिजल्ट था, उससे उन्होंने हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दो चीजें यूज करी थी मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक, मोनो मीन सिंगल। तो अगर हम किसी सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं तो इस तरह के क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल, हम एक कैरेक्टर ले लें, कैरेक्टर क्या हो गया आपका, हाइट, ठीक है, हाइट जो है वो आपका कैरेक्टर है, लेकिन इसके दो कंट्रास्टिंग फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, दो कंट्रास्टिंग फॉर्म हो सकते हैं। क्या, एक हाइट हो सकती है आपकी टॉल, एक हाइट हो सकती है आपकी डॉर्फ। तो हम कोई दो प्लांट ऐसे ले लें जिसमें बाकी के सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम हो एक्सेप्ट हाइट के, एक प्योर टॉल हो, एक प्योर डॉर्फ हो। अगर ये हम सिंगल कैरेक्टर को लेके उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेके अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इस तरह के क्रॉस को बोलते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसी तरह से दूसरी टर्मिनोलॉजी जो आती है उसका नाम है आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। भाई जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर को लिया था, ठीक इसी तरह डाई का मतलब होता है टू, ठीक है,
यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसी भी दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराते हैं। दो कैरेक्टर जो आपको पढ़ने हैं, देख लीजिए। टू कैरेक्टर्स में पहला हो जाएगा सीड का शेप, दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा सीड का कलर। सीड का शेप एंड सीड का कलर। तो जो शेप उन्होंने लिया था, इसके इन्होंने दो ट्रेट्स लिए थे। क्या क्या? शेप होगा या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। जो सीड का कलर इन्होंने लिया था, या तो कलर आपका येलो होगा या तो कलर आपका ग्रीन होगा। तो दो कैरेक्टर हमने ले लिए, मतलब कि जिन दो प्लांट को हम क्रॉस कराएंगे इन द प्रोसेस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, वहां पे पेरेंट्स के सारे कैरेक्टर सेम होंगे, हाइट वगैरह, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर। 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने। सारे कैरेक्टर उनके सेम होंगे दोनों प्लांट्स के, एक्सेप्ट टू कैरेक्टर्स। क्या क्या कैरेक्टर आपके? सीड का शेप और सीड का कलर। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे आपको सारे के सारे जो भी मेंडल्स ने लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिए थे, उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, कैसे रिजल्ट निकाले थे, कितने लॉज होते हैं, किस तरह से इसे समझना है, सारी चीजों को नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।